हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। तो आज है हमारे पास टॉप 30 एमसीक्यू क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फाइनल रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग भी एग्जाम देने वाले हो ना तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। कंप्लीट वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमसे कह रहा है कि ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट द गैस इवॉल्व इज, मतलब आपको जो है इसका रिएक्शन पता होना चाहिए। अमोनियम डाइक्रोमेट की बात करोगे ना तो आपका होता है NH4 हॉल ट्वाइस। इसके बाद आपका होता है Cr2O7, ये होता है आपका अमोनियम डाइक्रोमेट। इसे जैसे आप हीट करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा Cr2O3, साथ ही आपका N2 और साथ ही आपका बन जाएगा H2O। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना तो आपका जो नाइट्रोजन गैस है ये आपका इवॉल्व हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज नाइट्रोजन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो पाई क्या होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। डेल्टा टीवी ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डेल्टा टीएफ ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन केबी जो है ना ये आपका कांस्टेंट है, क्योंकि अगर फॉर्मूले में देखोगे तो डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी इंटू में एम होता है। तो यहाँ पे जो केबी है वो एक कांस्टेंट है, ना कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जो केबी है वो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपको जो है शायद देखने को मिल भी सकता है कि अगर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर पूछे या फिर नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, तो जो भी आपको ऑप्शन में गिवन हो ना आप सबसे पहले इसके फॉर्मूले को लिखो। क्योंकि अगर हम यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखोगे ना तो इसमें आपका क्या आएगा, केजी आएगा। मोलैरिटी वाले में वॉल्यूम आता है, मोल फ्रैक्शन जो होता है पूरा का पूरा केजी होता है, और जो वेट परसेंट है ये भी आपके मतलब कि आपके केजी होता है, एक तरह से वेट होता है, जिसको कि हम टेम्परेचर में चेंज नहीं कर सकते। इनको हम टेम्परेचर से चेंज नहीं कर सकते इनके कंसंट्रेशन को, लेकिन वॉल्यूम को जो है आपको जो हम टेम्परेचर से चेंज कर सकते हैं। तो मोलैरिटी को ना हम आसानी से जो है टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, मतलब अगर आप टेम्परेचर को घटाओगे या बढ़ाओगे तो इसमें आपकी मोलैरिटी पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल्स एंड ऑक्टाहेड्रल होल्स इन द हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट। अगर हम हेक्सागोनल की बात करें कि आखिरकार हेक्सागोनल में खुद में कितने यूनिट होता है, तो हेक्सागोनल में जो होते हैं जो कंप्लीट होते हैं आपके होते हैं 6 यूनिट। लेकिन इसके अलावा अगर आप बात करोगे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल मतलब इसी का डबल कर दोगे तो 12 हो जाएगा, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो होता है वो सेम होता है, दैट इज 6। तो 12 और 6 जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 12,6। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन द कंपाउंड एटम ऑफ एलिमेंट बाई, जो बाई जो है वो सीसीपी फॉर्म करता है, तो हमें लिख देते हैं बाई क्या है आपका सीसीपी। सीसीपी मतलब हम मान लेते हैं कि इसमें एक्स यूनिट है, और एक्स जो है वो 2/3 ऑफ जो है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है। यहाँ पे हम एक्स लिखेंगे, और 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब मल्टीप्लाई हम कर देंगे 2x से। अगर आप ये देखोगे ना तो बाई आपका हो गया x, और जो x है ना वो आपका हो जाएगा 4x/3। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो ये आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब x जो है वो 4 हो गया और बाई आपका 3 है, मतलब x4/3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास की अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ। तो अमीनो एसिड जो होते हैं मिल करके आखिरकार क्या चीज़ बनाते हैं, तो अमीनो एसिड जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किस चीज़ के लिए, प्रोटीन के लिए। तो बिल्कुल बचपन से आप पढ़ते हुए आ ही रहे होगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोनोसेक्राइड, कि इनमें से कौन सा मोनोसेक्राइड नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये तो आपके मोनोसेक्राइड है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो ना तो सुक्रोज से जो है वो किस चीज़ से बना होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर बना हुआ था सुक्रोज, तो ये आपके मोनोसेक्राइड है। राइबोज ये भी आपके मोनोसेक्राइड, लेकिन जो सेल्यूलोज है ना ये आपके क्या होते हैं, ये पॉलीसेक्राइड होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। अगर यहाँ से मोस्ट रिएक्टिव एल्कोहल पूछेगा ना तो इसमें हमें क्या होता है, इसमें हमें ध्यान रखना है कि 3 डिग्री आपका ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। मतलब चारों ऑप्शन में देख लोगे, जैसे ये आपका क्या है, ये 3 डिग्री है, ये कौन सा डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है, और ये आपका जो है वो 2 डिग्री है। मतलब 3 डिग्री एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो आपका कह देंगे कि दैट इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये आपका 3 डिग्री है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि ईथर आर आइसोमरिक विथ, कि ईथर का जो आइसोमर है ना वो किसके साथ बनता है। तो इसमें आपको याद करना होता है कि जो ईथर का आइसोमर होता है वो किसके साथ बनता है, आपका इसके साथ बनता है, किसके साथ, एल्कोहल के साथ बनता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ना, अगर हम मान लो अगर हम लिखते हैं एक सबसे पहले एल्कोहल लिखोगे, तो अगर हम एल्कोहल लिखते हैं तो CH3 CH2OH ये आपका एक एल्कोहल है। अगर इसका आप ईथर बनाते हैं तो CH3O CH3 आपका आ जाएगा। तो मतलब ये क्या है, ये एक दूसरे के आइसोमर है। तो आपका जो ईथर है वो किसके साथ बना रहा है, एल्कोहल के साथ। नेक्स्ट हमारे पास की आपका यहाँ पर है ब्यूटेन नाइट्राइल में बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, कि ब्यूटेन नाइट्राइल हम किस चीज़ से बना सकते हैं। अगर आपको ब्यूटेन नाइट्राइल बनाना है ना तो सबसे पहले हम ब्यूटेन नाइट्राइल लिखेंगे,
तो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट और ये हो गया ब्यूटेन नाइट्राइल। अगर हमें इसे बनाना है तो यहाँ पे क्या है कि केसीएन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि केसीएन अगर कहीं पर भी होता है ना, किसी भी क्लोराइड में अगर हम केसीएन डालते हैं तो अब आपका क्या जुड़ता है, आपका सीएन जुड़ता है, मतलब आपको सीएन जुड़ना है। तो आपको क्या कहते हैं, अगर हम इसमें ऐसे देखते हैं कि 3 आपके कार्बन रहेंगे और एक क्लोरीन रहेगा और इसके साथ अगर केसीएन के साथ रिएक्ट करता है तो आपका क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पर ब्यूटेन नाइट्राइल बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, एक तो केसीएन ये रहा, साथ ही आपका क्या ये प्रोपाइल क्लोराइड है, तो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रोपाइल क्लोराइड विद केसीएन मिलकर के आपका ब्यूटेन नाइट्राइल का फॉर्मेशन कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेथड फॉर द प्रिपेयरिंग मिथाइल फ्लोराइड। अगर आपको मिथाइल फ्लोराइड बनाना है ना तो आप हेलो एल्केन वाले चैप्टर में 2 नेमिंग रिएक्शन है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। जो आपका जो स्वार्ट्ज रिएक्शन है ना उसमें आपका क्या होता है, उसमें अगर आप देखोगे तो एक तो क्या होता है CH3Br जब AgF के साथ रिएक्ट करता है तो आपका क्या बना लेगा वहाँ पर CH3F प्लस में AgBr का फॉर्मेशन करेगा। उस केस में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपको बिल्कुल प्योर आपका मिथाइल फ्लोराइड इसमें आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर SN1 रिएक्शन। तो सबसे पहले हमारा जो है आपको चारों को आपको पढ़ना है, फिर आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट इसमें से नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है या फिर करेक्ट पूछ रहा है। क्योंकि अगर मान लो आपका एक क्वेश्चन में गलत चला गया ना तो पूरा नंबर कट जाता है, यानी कि आपको एक भी नंबर नहीं मिलता। यानी कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि वो नॉट करेक्ट पूछ रहा है या करेक्ट। इसमें हमसे पूछ रहा है नॉट करेक्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। बिल्कुल SN1 अगर आपने रिएक्शन देखा होगा ना तो इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, बिल्कुल रिजल्ट इन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, नहीं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन किसके अंदर होता है, SN2 के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमें रॉन्ग मिल गया है। लेकिन अगर आप बात करोगे कि SN1 में आखिरकार हमें क्या देखने को मिलता है, तो SN1 में आपका जो है रेसमिक मिक्सचर मिलता है, ना कि आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन फेवर बाय पोलर सॉल्वेंट। तो ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर ऑन हीटिंग विद HI गिव ए मिक्सचर ऑफ। मतलब इसमें हम सबसे पहले हम बनाएंगे टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, हम सबसे पहले बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो टर्सरी ब्यूटाइल हमें बनाना है, तो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल और मिथाइल ईथर, मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा OCH3 आ जाएगा। इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं HI के साथ। जैसे ही HI के साथ रिएक्शन करवाओगे ना तो ये वाला जो बॉन्ड है, मतलब ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला आपका टूट जाएगा, इधर आपका आ जाएगा H और इधर आपका आ जाएगा I। मतलब ये चीज़ आपका बना लेगा। जैसे कि अगर आप इसमें आपका क्या बना लिया, एक तो आपका क्या बन गया, एक बन गया टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड, क्योंकि इधर जो है टर्सरी ब्यूटाइल के साथ क्या जुड़ा, आपका आयोडाइड जुड़ा है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड और आपका एक क्या बन गया, आपका मिथेनॉल बन गया है। तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज आपका करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की 2 आयन है A+ B- जिनकी रेडियस दी हुई है 88 पिकोमीटर और 200 पिकोमीटर। आपको बताना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A+ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में क्या होगा। अगर इस टाइप का होना कि 2 आयन हो, उनका रेडियस आपको गिवन हो, तो सबसे पहले आप उनका ना R+ अपॉन में R- निकालोगे। जैसे हम R+ अपॉन में R- निकालेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा 88 अपॉन में 200 हम लिखेंगे, यह आपका आ जाएगा 0.44। इसके बाद हम देखेंगे ना कि आपके पास ना कुछ रेंज होता है। अगर हम बात करें, एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड किस में लाई करता है, 0.414 से लेकर के 0.732 यहाँ तक लाई करता है आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, और आपका जो 0.44 है वो इसी के बीच में लाई कर रहा है। तो हम कह देंगे कि इसका आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, ये आपका जो है इसका 6 हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 आ गया कि द क्यूबिक सेल जो एल्यूमिनियम है जिसका मोलर मास गिवन है, तो हमें M दिया हुआ है, साथ ही एज लेंथ है यानी कि हमें A गिवन है, दैट इज 405 पिकोमीटर। इसकी डेंसिटी दी गई, अगर डेंसिटी देखोगे ना सेंटीमीटर में है, और यहाँ पे आपका जो A है वो आपका किस में, पिकोमीटर है। तो इसको भी आप क्या करोगे, आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद द क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब आपको Z की वैल्यू निकालनी है। तो हमें तो जो आपका जो मतलब चैप्टर नंबर 1 में तो एक ही फॉर्मूला है, रो इज इक्वल टू ZM अपॉन में A³ इंटू में NA। अब आपको क्या निकालना है कि Z तो आपको निकालना है, डेंसिटी आपको गिवन है जो कि ऑलरेडी है 2.7, M आपको पता है 27 है, A³ हमने निकाल लिया 405, मतलब कि आपको इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे। NA जो के बारे में तो आपको सभी को पता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। आप सभी को पुट करके उसका यहाँ से जो Z की वैल्यू है वो निकाल लोगे। जब आप Z की वैल्यू निकालोगे ना तो आपकी आ जाएगी 4, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन में 4 नहीं लिखा हुआ है, यानी कि आपको पता करना पड़ेगा कि Z जो है 4 है वो किस में होता है, क्या बॉडी सेंटर में होता है, प्रिमिटिव, एज सेंटर या फेस सेंटर। तो बिल्कुल सही, जो Z है ना फेस सेंटर में आपका कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर जो आपका 15 का जो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। फिर आपको जो है नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 16 की एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ यूरिया इन 500 ml, मतलब आपको 6 ग्राम यूरिया दिया हुआ है 500 ml में। मतलब हम इसमें जो है वो लिख सकते हैं कि आपका क्या है,
और इसका जो डेंसिटी है वो किसके इक्वल है 1.05। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेंसिटी जो कितनी है 1.05 के इक्वल है। साथ ही यहाँ पर जो आपका 500 ml मतलब कि जो सॉल्यूशन है, कि अगर हम बात करें सॉल्यूशन की तो उसमें क्या आपका 500 ml है, तो 500 ml को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.05, तो आपका मास आ जाएगा। तो इसका जो मास है वो 525 ग्राम आपका सॉल्यूशन आ जाने वाला है। यूरिया का मास कितना है आपका 6 ग्राम है, तो यूरिया का मास हमें ऑलरेडी गिवन है 6 ग्राम। तो यहाँ से आपको क्या कर लोगे, सबसे पहले हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। अगर सॉल्यूशन जो है वो 525 ग्राम है और आपका अगर आप देखोगे कि यूरिया कितना है 6 ग्राम है, तो आपको इसमें से माइनस कर दोगे तो 525 माइनस 6 दैट इज 519 ग्राम ना, ये आपका आ जाएगा सॉल्वेंट। जैसे 519 ग्राम सॉल्वेंट आ गया तो हम यहाँ से अब मोलैलिटी निकाल लेंगे। सबसे पहले मोलैलिटी निकालने के लिए हम लिखेंगे मोल। तो मोल की क्या हो जाएगा आपका, क्यों यहाँ पे यूरिया दिया हुआ है तो 6/60 मोल हो जाएगा। और यहाँ से हमने निकाल लिया 519, तो 519 रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। अब बस इसे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद आपका जो है वो 0.199 के आसपास आ जाएगा। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कि जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करेंगे प्योर वाटर में, मान लो ये आपका यहाँ पे प्योर वाटर इसमें पड़ा हुआ है। नॉन वोलेटाइल में हम मान लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं, सॉल्ट ले लेते हैं। हमने नमक डिश में डाल दिया। जैसे अगर आप देखोगे ना, आपको खुद भी सोचोगे कि जैसे अगर इसमें नमक डाल दोगे ना तो क्या होगा कि जो बॉयल होगा वो क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बॉयल होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी पहले प्योर वाटर का कितना होता है 100 डिग्री। अगर हमने उसमें कुछ नॉन वोलेटाइल डाल दिया तो सरफेस पर जो है आपके नॉन वोलेटाइल पार्टिकल आ जाएंगे, जिससे कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका बढ़ जाएगा। तो बॉयल कहाँ पे होगा आपका अबव 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ लिखा हुआ है बॉयल अबव 100 और यहाँ भी है बॉयल अबव 100, यहाँ बॉयल बिलो। तो ये तो आपका नहीं होने वाला है। अब इसमें फ्रीजिंग पॉइंट की बात करोगे ना, तो जो फ्रीज होगा वो भी आपका क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस से कम पे होगा। मतलब हम जो है और भी जितना ज़्यादा जो ठंडा हो सके, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस जब कम पर जाओगे ना तभी जाकर के आप नॉन वोलेटाइल जो आपके जो मिक्सचर है तभी आप उसे फ्रीज कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि जब भी हम शुगर सॉल्यूशन को धीरे धीरे आपको फ्रीज करते हैं, द सॉलिड विच विल सेपरेट, कि कौन सा सॉलिड सबसे पहले सेपरेट होगा। तो सबसे पहले जो है वो आपका आइस जो है वो सेपरेट होगा, मतलब वो फटक से आपका जो है आइस सबसे ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 है कि ऑन डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर सॉल्यूशन फील्स कूल टू टच, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिजोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। किसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा बहुत ही तेजी में ना आपका शुगर का डिजोल्यूशन होगा। अगर इसमें ऑप्शन देखोगे तो एक है कोल्ड वाटर और एक है हॉट वाटर। तो हॉट वाटर में आपका होने वाला ऑफकोर्स सभी को पता है कि जो चीज़ें जितनी ज़्यादा गर्म होगी ना उसके अंदर कोई भी चीज़ हम उतनी आसानी से मिक्स कर देंगे। तो या तो बी करेक्ट होगा या फिर डी करेक्ट होगा। बी में है शुगर के क्रिस्टल और डी में है पाउडर फॉर्म। तो अगर आप देखोगे ना कि सरफेस एरिया, तो पाउडर जो शुगर है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू शुगर क्रिस्टल में। तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा वो उतना ही जल्दी मिक्स हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पाउडर शुगर इन हॉट वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की रिएजेंट यूज किया करेंगे हम कन्वर्जन ऑफ एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। अगर हमें एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है तो अगर आपको पता होगा तो यहाँ से हम लिखेंगे, अगर हमें एनिलीन है तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा आपका NH2। अगर इस पे के ऊपर हम डालोगे आपका ना NaNO2 डालोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर आपका आ जाएगा N2Cl। फिर इसके ऊपर अगर हम CuCl HCl का यूज करोगे ना तो आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर Cl आ जाएगा, दैट इज क्लोरोबेंजीन आ जाएगा। तो अगर इसमें देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी में ऑलरेडी लिखा हुआ NaNO2 CuCl कॉमा ब्रैकेट में आपका यहाँ पे आ गया HCl और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रखोगे तो आपका ये बन जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 की व्हाट शुड बी द करेक्ट IUPAC नेम फॉर डाई इथाइल ब्रोमोमीथेन। मतलब आपको सबसे पहले डाई इथाइल ब्रोमोमीथेन बनाना पड़ेगा। अगर हम बनाओगे ना तो डाई इथाइल मतलब आपके हो गए 2 डाई इथाइल हो गया, आपके ये रहे 2 डाई इथाइल, एक है आपका मिथाइल और ब्रोमोमिथाइल। तो हमने बीच में हमने डाल दिया क्या, ब्रोमोमिथाइल। अगर आप इसकी नेमिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 मतलब 3 पर ब्रोमो पेंटेन, तो 3 ब्रोमो पेंटेन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। सबसे ज्यादा एसिडिक इसमें बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है। आप इसमें देखोगे सारे के सारे एल्कोहल है, OH आपका लगा हुआ है। तो एल्कोहल के केस में क्या होता है ना, जो 1 डिग्री एल्कोहल होता है वो आपका जो है होता है सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है दैट इज CH3OH, ये आपका जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बेंजाइल इथाइल ईथर ऑन रिएक्शन विद HI। मतलब अब हमें बेंजाइल इथाइल ईथर बनाना पड़ेगा। तो बेंजाइल इथाइल ईथर ये रहा आपका बेंजीन और बेंजाइल इथाइल ईथर, तो हम यहाँ पे रख देंगे CH2O
और यहाँ पे हो जाएगा C2H5। जब भी आप इसको करोगे HI से करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ये ब्रेक हो जाएगा, इधर आ जाएगा H और इधर आपका आ जाएगा H और इधर आपका आ जाएगा I, क्योंकि हम इसे HI के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो जैसे आप इसे करवाओगे तो बेंजीन के ऊपर आ गया CH2I जो आपका नाम होता है बेंजाइल आयोडाइड, और एक बन गया C2H5OH जो कि आपका होता है इथेनॉल। तो एक है तो आपका बन गया इथेनॉल और एक बन गया बेंजाइल आयोडाइड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ ZdF4 गिव्स, कि अगर हम ZdF4 का पार्शियली हाइड्रोलाइज करते हैं मतलब थोड़ा सा वाटर डालेंगे, तो अगर हम इसके रिएक्शन को लिखोगे ना तो इसका रिएक्शन ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी में है, लेकिन अगर मैं यहाँ भी लिख देता हूँ कि जब भी हम लिखेंगे ZdF6 प्लस में H2O, मतलब ज़्यादा बिल्कुल हल्का सा बिल्कुल H2O डालोगे ना बिल्कुल पार्शियली, तो आपका क्या बन जाएगा ZdOF4 प्लस में 2HF आपका फॉर्मेशन होता है। तो ZdOF4 जो कि आपका कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ये आपका बन जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 की विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीहेलाइड आयन इज नॉट नोन, तो यहाँ पे आपका है F3 माइनस Br2 माइनस, यहाँ है Cl3 माइनस और ये है आपका I3 माइनस। तो अगर आप देखोगे ना कि F3 माइनस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के पास ना d ऑर्बिटल जो होता है वो एब्सेंट होता है, इसीलिए कभी भी ये F3 में आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सीधा यहाँ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 का आपको रेशो बताना है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब में कितने एटम होते हैं? 1। आपके बॉडी सेंटर में कितने होते हैं? 2। फेस सेंटर में कितने होते हैं? 4। तो रेशो क्या हो गया? 1:2:4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27 है कि केएच वैल्यू दिया गया है Ar CO2 H CHO का और CH4 का जो कि इतना है। तो इसमें अगर आपको ना केएच वैल्यू दी गई है और उससे आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में लिखा हो अरेंज दीज गैसेस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी, मतलब कि अगर जो केएच की वैल्यू है जो जितनी ज़्यादा होगी ना उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होने वाली है। तो हम सबसे पहले देख लेंगे केएच किसका सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा केएच है AR का, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, यानी कि या तो सी करेक्ट होगा या फिर डी करेक्ट होगा। इसका 40 के बाद आपका क्या है 1.67 जो कि आपका CO2 है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको ऑलरेडी मिल गया है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखोगे तो CH4 का 0.413 ये बड़ा है और 1.83 × 10⁻⁵ सबसे छोटा है जो कि HCHO है, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 की एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कितना 2K है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपका कितना है, आपका 2 मोलर सॉल्यूशन है ग्लूकोज का सेम सॉल्वेंट में कितना 2K है। आपको रिलेशन बताना है KB और KF के बीच में। मतलब आपको सबसे पहले हम लिख देंगे कि डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होगा KB × में, और ऐसे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF × में M। अब आपको क्या करेगा, दोनों को हम करेंगे डिवाइड, क्यों? क्योंकि हमें एक तरह से रेशो ही पूछ रहा है कि दोनों में रिलेशन पूछ रहा है। अगर दोनों में रिलेशन पूछ रहा है तो हमें सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। जैसे आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डेल्टा TF और यहाँ पे जो KB और यहाँ पे आ जाएगा KF और ये आपका हो जाएगा M'। ये जो M है वो आपको ऑलरेडी 1 मोलर जो है वो गिवन है, तो हम इसे M की जगह 1 भी लिख सकते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो 2 ऑलरेडी गिवन है, तो डेल्टा TB भी 2K है और डेल्टा TF भी 2K है। तो आपका हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा KB/KF × में M' यहाँ पर आपका हो जाएगा। और M' भी आपका आप देखोगे तो क्वेश्चन में ऑलरेडी 2 मोलर इसका भी गिवन है, तो ये आपका हो जाएगा 2, दैट इज अगर में से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो KB = 2KF हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ KB = 2KF। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो हम चारों को पढ़ेंगे। व्हाइट फॉस्फोरस इज सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन बेंजीन, क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल ये आपका जो है करेक्ट है। व्हाइट फॉस्फोरस इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म देन रेड एंड ब्लैक फॉस्फोरस, बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो व्हाइट फॉस्फोरस है ना वो कम स्टेबल है एज कंपेयर टू रेड और ब्लैक फॉस्फोरस। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी, यानी बी जो है आपका जो रॉन्ग है। और नीचे क्या है कि रेड फॉस्फोरस नॉन पॉइजनस होते हैं और ब्लैक फॉस्फोरस हैज हाईएस्ट डेंसिटी अमंग ऑल एलोट्रॉप्स। तो ये आपके जो है वो करेक्ट हो गए। तो ये थे आपके कंप्लीट क्वेश्चन। तो आपको जो है बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आप जो है अपनी पढ़ाई करते रहे।